ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। गुलामी में सोए हुए भारत के लोगों को जगाया, जिसने उन्हें हिम्मत दी कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर वह सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों के साथ सामना कर पाए। आज ये चर्चा एक भावना के ऊपर है। और जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो वही भावना हमारे दिल में उजागर होती है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें उस पूरे इतिहास की याद आती है जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था। उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसका जो बल था कि ब्रिटिश साम्राज्य उसके सामने झुका। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम उस आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जिसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। लेकिन आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहाँ मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है। क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती, वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे। बल्कि कल समय आ रहा है,
चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा सर। ये वंदे मातरम पे ही है सर। आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर। भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। मैं उदाहरण दे देती हूँ सर। मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था? और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं? दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर
शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है, सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा
कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे। आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ B.R. अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वही दो अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए। किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे इन तथ्यों के साथ जुड़ा एक और तथ्य भी है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत बताइए बाकी
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए, सुन लीजिए, बेच लो यार, और थोड़े से बाकी भी बेच देंगे जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपको आपके माध्यम से सलाह दे रहे हैं, अब छोड़ना नहीं है। सर मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। क्या हो गया? आप 1 मिनट, हाँ कर दो। क्या हो गया? अंत में चिड़ी गए। बहुत बढ़िया। माननीय सदस्य 1 मिनट, माननीय सदस्य आप वंदे मातरम पर सार्थक चर्चा करें। ठीक सर, इधर उधर डाइवर्ट यही थी सर, संक्षिप्त में बात यही थी, कोई डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अपन को बातें करते रहते हैं। माननीय सदस्य नहीं, आप बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। आप वंदे मातरम पे बोले उचित रहेगा। मैंने प्लीज, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे, आप वंदे मातरम बोलें। वंदे मातरम सर। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है, पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है,
उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से सदन में जो कुछ भी बोले वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, चेयर के एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। के लोगों को जगा। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है वंदे मातरम राष्ट्रगीत हमेशा से हमें प्यारा है और हमेशा से हमारे लिए प्यारा रहेगा। आज की तारीख में वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उस पर बहस क्यों, इस सवाल के साथ प्रियंका गांधी ने संसद में अपना संबोधन शुरू किया, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कि आज की यह बहस ही अजीब सी लगती है कि राष्ट्रगीत पर आप बहस कर रहे हैं और राष्ट्रगीत को लेकर जो सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं उसका भी सिलसिलेवार तरीके से प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब दिया गया कि 1875 जो वंदे मातरम लिखा गया था उसका वही हिस्सा आज भी देश में राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता प्राप्त है। प्रियंका गांधी की तरफ से देश को बताया गया कि चाहे राष्ट्रगीत हो या फिर राष्ट्रगान हो, मतलब नेशनल सॉन्ग भी नेशनल एंथम भी, दोनों ही बड़ी कविताओं के छंद हैं जो अपनाए गए हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के तौर पर, और इन्हें चुनने का काम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। साथ ही प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि जो सवाल उठा रहे हैं आज की तारीख में
इस राष्ट्रगीत पर वो दरअसल संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं। ये संविधान पर खुला वार है, संविधान सभा के महापुरुषों पर सवालिया निशान लगाने जैसा। जोरदार घेराबंदी सत्ता पक्ष की प्रियंका गांधी की तरफ से की गई। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज का जो शासन है वो दमन वाला शासन है, चुनाव से चुनाव तक की ही सत्ता पक्ष की सोच। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है। यहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं कैसे तेज रफ्तार कार भीड़भाड़ वाली सड़क पर दौड़ रही है और इसके ड्राइवर ने सड़क पर मौजूद लोगों को पहले टक्कर मारी और इसके बाद उन्हें कुचल दिया। कार सवार की इस करतूत की चपेट में 6 लोग आए हैं। इनमें से 1 की मौत हो गई है, 5 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सदियों से सोया हुआ यह हमारा भारत देश जाग उठा था। वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। वह गीत जिसकी आवाज इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी। ऐसा था यह हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता बंकिम बाबू ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी देशवासी वंदे मातरम गीत के महत्व को निश्चित रूप से समझेंगे। और वह क्षण आया 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के समय वह गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा था। श्री अरविंदो ने 1906 में बिल्कुल ठीक ही कहा था अध्यक्ष महोदय कि द मंत्रा हैड बीन गिवन एंड इन ए सिंगल डे द होल पीपल हैड बीन कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ पैट्रियटिज्म। अध्यक्ष महोदय, इसी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जनमानस के हृदय में यह व्याप्त हो गया था। इससे तब की ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि वंदे मातरम का नारा लगाने के खिलाफ एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश हुकूमत जनता को वंदे मातरम कहने से रोक नहीं पाई थी। वंदे मातरम ने लोगों के अंदर एक नई चेतना भी जागृत कर दी थी। उस समय अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक श्री मोतीलाल घोष ने कहा था, मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, भले ही हमें अपना सिर क्यों न गंवाना पड़े। यह बात उन्होंने कही थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए उस समय वंदे मातरम संप्रदाय की भी स्थापना की गई थी और इसके सदस्य वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरी भी प्रतिदिन निकाला करते थे। इनमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कई बार जाते थे। जब 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा बनाया गया था, उसके मध्य में भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह झंडा पहली बार बंगाल की धरती पर ही फहराया गया था अध्यक्ष महोदय। और अगस्त 1906 में जब श्री बिपिन चंद्र पाल जी ने राष्ट्र चेतना जगाने के लिए एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, तो उसका नाम भी वंदे मातरम ही था अध्यक्ष महोदय। यह वह समय था जब वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया था, यह एक भावना बन गई थी, यह एक दर्शन बन गया था। इट बिकेम ए पोयम, पल्स एंड ए फिलॉसफी अध्यक्ष महोदय। अप्रैल 1906 में नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत में ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के सार्वजनिक नारे लगाने पर रोक लगा दी थी। लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की, खुलेआम अवहेलना की। विश्वनाथ मुखर्जी ने अपनी किताब वंदे मातरम का इतिहास में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि लोगों पर लाठियों की बारिश होती रही और पर जब तक उन्हें होश रहा तब तक वे वंदे मातरम का नारा ही लगाते रहे अध्यक्ष महोदय। उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी वंदे मातरम का नारा लगाने पर रोक लगी थी। इस आदेश को न मानने के लिए वहां के छात्र श्री रामचंद्र जी को भी जेल की सजा हुई थी। उस समय रामचंद्र जी की आयु बामुश्किल 18 साल की थी और उसके बाद 18 साल की उन्हें सजा भी दी गई थी। उन्हें वीर सावरकर जी ने वंदे मातरम रामचंद्र की उपाधि से नवाजा था।
अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहा है। यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सभी जगह लोग वंदे मातरम बोलने लगे थे। एक दूसरे का अभिवादन भी वंदे मातरम बोलकर करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वंदे मातरम भारतवासियों के लिए एक मंत्र की तरह कार्य कर रहा था। लंदन, पेरिस, जेनेवा, कनाडा, सभी जगह जहां भी भारतीय थे, भारत के लोग वंदे मातरम लगातार बोलते थे। 1912 में जब श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उनका स्वागत भी वंदे मातरम नारों के साथ ही वहां की जनता ने किया था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के पत्र प्रारंभ हुआ करते थे। मदन लाल ढींगरा जी का आखिरी शब्द भी वंदे मातरम था। फांसी पर जाते समय क्रांतिकारी सूर्य सेन के होठों पर भी वंदे मातरम था। खुदीराम बोस की जुबान पर भी वंदे मातरम ही था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीयता का सूत्र है, भारत की अंतर आत्मा का यह स्वर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया, समाज और संस्कृति की मुख्य धारा में स्थान पा गया, वह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल हो गया। वह गान था हमारा जन गण मन। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनलाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, इट वॉज ट्रीटेड लाइक एन एक्स्ट्रा। वह धरती जिस पर वंदे मातरम की रचना हुई थी, उसी धरती पर वर्ष 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को खंडित करने का निर्णय लिया था। और अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ हुए राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। इसीलिए इस संबंध में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह अन्याय केवल एक गीत के साथ नहीं था, बल्कि आजाद भारत के लोगों के साथ था। उन लोगों के साथ हुआ जिनकी सांसों में आजादी की हवा वंदे मातरम की पुकार ने भरी थी। अध्यक्ष महोदय, उस पुकार को सीमाओं में बांधने की कोशिश इतिहास का मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा छल था। इसलिए हम यह मानते हैं कि वंदे मातरम का गौरव लौटाना यह समय की मांग है और नैतिकता का यह तकाजा भी है। अध्यक्ष महोदय, इस अन्याय के बावजूद वंदे मातरम का महत्व किसी भी सूरत में कम नहीं होने पाया और वंदे मातरम गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के स्वराज और स्वधर्म के मूल्यों का यह जीवन स्वरूप बन गया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रीय भावना का अमर गीत रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं बल देकर कहना चाहता हूं, सदैव यह बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ है उसको जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियां ऐसा करने वालों की मानसिकता को, ऐसा करने वालों की सोच को ठीक तरीके से समझ सकें। और अध्यक्ष महोदय, और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, यह तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी जिसे कांग्रेस ने अपनाया। इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया और आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को कमजोर किया। अध्यक्ष महोदय, आज हम वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ
यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं। मां भारती की दो आंखें हैं। अध्यक्ष महोदय, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। दोनों को भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना एक सूत्र में बांधती है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष यह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह अभिव्यक्ति है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन कॉलोनियल रूल की कूटनीति और कुशासन ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक हमारी मातृभूमि की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी थी। उस समय बंगाल की धरती से ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का आह्वान किया। यह आह्वान रामायण के एक प्रसिद्ध श्लोक से प्रेरित था, और वह श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अध्यक्ष महोदय, इस श्लोक में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय, यह श्लोक मातृभूमि के उच्चतम स्थान और उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है। प्राचीन काल से हम भारतवासी जग जननी, गृह जननी और राष्ट्र जननी की पूजा करते चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम नदियों को भी मां की संज्ञा देते हैं। भूमि को मां के स्वरूप में देखना यह हमारी सभ्यता का एक संस्कार और यह विचार रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।